आता है, कफ दोष इसमें प्रकोपित होता है। तो कफ दोष को शांत करने के लिए हमारे यहाँ जो है बहुत औषधियां हैं आयुर्वेद में। उसमें जैसे एक सोंठ पीपर मरीच जिस त्रिकुटु कहते हैं, उसका पानी पिया जाए, उसका काढ़ा पिया जाए। और दूसरा है जैसे इतोप्लाज चूर्ण है, लक्ष्मी विलास रस है, महासुदर्शन घनबटी है और गिलोय घनबटी है। मैं यहाँ 2 मिनट आपको रोक रही हूँ। इसमें क्या चीज ज्यादा प्रभावित हो रही है वात पित्त कफ में? क्या तीनों बिगड़ गए हैं कि एक विशेष रूप से पहले बिगड़ गया है फिर दूसरा जुड़ गया? ऐसा कुछ बताइए लोगों को, फिर दवाई बताइएगा। नहीं, उसमें क्या है कि कफ दोष जो है ना ज्यादा प्रकोपित होता है इसमें, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम और लंग्स के अंदर प्रभावित करता है। तो लंग्स जो है ये कफ का क्षेत्र माना गया है, जी क्योंकि जी ऊपर का भाग जो होता है कफ का क्षेत्र होता है। जी। तो इसमें जो है कफ ही दोष मुख्य रूप से प्रभावित होता है अच्छा। और उसके बाद वात भी प्रभावित हो जाता है। जी तो कफ वात हम कह सकते हैं, कफ वात का इसमें प्रकोप माना जाएगा, जी क्योंकि अंगों में पीड़ा जो है वात के कारण होती है जी और जो बुखार होता है वो पित्त को लेकर के होता है। तो जी। बाकी जो लक्षण ज्यादातर इसमें कफ के मिलते हैं। तो ये अच्छा। धीरे धीरे फिर तीनों दोषों को ले प्रकोपित कर देता है। तो ज्वर जो होता है बुखार पित्त के कारण होता है, पित्त दूषित जी हो जाता है, जी जी। क्योंकि स्वाद जो है मुंह का स्वाद चला जाता है, नाक की गंध चली जाती है। तो इस तरह से मतलब ये इसमें वायु का प्रकोप भी समझना चाहिए कि वायु के प्रकोप का भी इसमें लक्षण है। तो जी इसीलिए जो है वो नाक में अणु तेल या षडबिंदु तेल का 2-2 बूंद डालने का प्रयोग किया जाता है। जी 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 जी। और दूसरा है जैसे मुख में थोड़ा सा तिल का तेल भर करके कुल्ला किया जाए, उससे भी प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि पहले हम ये ध्यान देना चाहिए कि हम इसको कैसे सुरक्षित रखें, इस बीमारी से कैसे बचें। जी जी तो इसके बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हम एक्सरसाइज बढ़ाएं अपने जीवन में। जो है जी यौगिक एक्सरसाइज है या कुछ भी दौड़ने का काम है, कसरत है, जो भी है, जो एक्सरसाइज एज के अनुसार जो कर सकते हैं वो करें। जी और गर्म पानी का प्रयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि कफ जो है वो शीतल होता है, वायु भी शीतल होता है। जी तो जी। ऐसी स्थिति में गर्म पानी, उष्ण पेयजल जो है वो सही रहता है इसमें। तो गर्म पानी पीने से कफ का प्रकोप नहीं बढ़ेगा। और दूसरा जैसे भाप लेने की प्रक्रिया है, तो अगर हम भाप लें थोड़ा सा, मतलब उबाल करके उसकी भाप के नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा ऐसे भाप लें, तो उससे भी उसके बचाव हो सकता है। तो ये तो बचाव के तरीके हो। दूसरा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जैसे हमारे यहाँ जो कुछ रसायन द्रव्य हैं, जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, ये द्रव्य ऐसे हैं कि जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ओज जो है शरीर में बढ़ना चाहिए। ओज क्या है? इम्यूनिटी है। ओज मतलब तेज, जो शरीर का तेज है। जैसे आपने अध्यात्म की बात किया था, तो जो हमारी आत्मा है वो निर्विकार है। तो इस तरह से अपना जो तेज बढ़ेगा तो हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। अगर हमारा तेज ठीक नहीं होगा, हमारे ओज की कमी होगी, तो हम आत्मचिंतन नहीं कर सकते। इसलिए ओज जो है वो शरीर में बढ़ना चाहिए, कांति बढ़ना चाहिए। इसके लिए गाय का दूध है और हम्म। कुछ औषधियां हैं, जैसे ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश, ऐसी औषधियों का सेवन किया जाए, जो रसायन द्रव्य होते हैं जो एज को स्लो करते हैं, एजिंग प्रोसेस स्लो कर देते हैं, यानी बयास्थापन की प्रक्रिया करते हैं। तो रसायन के नाम से भी जाना जाता है, इनको रसायन के नाम से भी जाना जाता है। रसायन द्रव्य सेवन करना चाहिए। तो उन रसायन द्रव्य का सेवन करने से हमारे अंदर ओज की वृद्धि होती है। जैसे गाय का घी है और गाय का दूध है, ये तो ये आजकल चीजें बहुत ऐसा। मुश्किल काम हो गया है ये मिलना। हाँ, इसीलिए ना तो हमारा जो खान पान जो अननेचुरल हो गया है, उसको हमको प्राकृतिक ढंग से करना पड़ेगा। अंकुरित भोजन से मूंग को अंकुरित करके, चने को अंकुरित करके लिया जाए, नाश्ते में फ्रूट्स का प्रयोग किया जाए। अब जो आहार हम लेते हैं उसमें ज्यादातर ये सब पेस्टिसाइड से बने होते हैं, सब रासायनिक प्रक्रिया से खेती हो रही है। तो इसका भी कारण है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। जी जी जी। इसलिए ऐसा भोजन पदार्थ लिया जाए जो मतलब ऑर्गेनिक रूप से उत्पादन, जिसका जैसे गोबर की खाद से जो खेती होती थी पहले, वो अगर शुरू की जाए तो उससे भी मतलब एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अपने को। तो ये जी जो जी कोरोना जो आया है, ये एक प्रकार से पूरे संसार में एक परिवर्तन की लहर लेके आया गया। मतलब लोग सही मार्ग में चले। जैसे हमारे यहाँ नैतिक जो बात की जाती थी कि मतलब हम
दूसरे का उपकार करें, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समने अधमाई। तो परोपकार की भावना हो सबके अंदर, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, तो उस भावना से भी हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। जी, तो बहुत अच्छी आपने बात कहा था है। शरीर और मन। हाँ, सही बात है। जैसे गीता में भी यही बात हुई थी। गीता में कृष्ण जी बहुत समझाते रहे, पर वो काम शायद नहीं हो पाया। वह कोरोना जैसे वायरस ने करके दिखाया, लोगों को यह बताया कि शरीर नश्वर है और आत्मा ही अजर अमर है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं। मैं आध्यात्मिक स्तर पर आपकी बात को बुद्ध ग्रह से जोड़ रही हूँ। आयुर्वेदिक में बुद्ध ग्रह का बहुत महत्व है। बुद्ध यानी हमारी बुद्धि। हम लोग बहुत चालाक हो गए थे कहीं ना कहीं। तो ये कोरोना जैसी बीमारी हमारी बुद्धि की ही देन है, अगर मुझे ज्योतिष से समझ में आया है कि हमने कहीं अपनी बुद्धि का इतना अच्छा प्रयोग कर डाला है कि आज हम लोग ऐसे छोटे से सूक्ष्म वायरस से डर रहे हैं और अपनी बुद्धि को अभी भी सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं पर कह सकते हैं कि कन्या राशि में बुद्ध रोग दोष और सबका कारक बन के आता है, क्योंकि कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो छठवें में पड़ती है, जो रोग का कारण होती है। और रोग का कारण कुछ नहीं है, काम क्रोध मद लोभ, यही रोग का कारण है। और यही कारण बन के कोरोना जैसी बीमारी आई है। तो हम कह सकते हैं कि 2019 से ब्रह्मांड का कारण जो समझ में आया है, वह वहां पर उच्च का बुध है और नीच का शुक्र है। शुक्र नीच का मतलब हम अपनी भोग विलासी जिंदगी को कहीं त्याग नहीं पाए हैं। और हमने अपने सारे, जो आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, वह भी हम नहीं छोड़ पाए हैं। वही सूक्ष्म रूप से देखें तो मन की बात को हम अजय शुक्ला से समझेंगे। और सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा ब्रह्मांड में कारक बना है, जिसको हमने कहीं कुछ ऐसा डिस्टर्ब किया है जिसके कारण हम लोग आज ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको भी समझना पड़ेगा। वहीं पर मैंने बहुत सारी रेमेडीज में सबसे ज्यादा इसमें पाया है कि कारण इसका बन के मुझे हार्मोन समझ में आए हैं। क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसा कारण है जो व्यक्ति के पूरी बॉडी सिस्टम को, बहुत छोटे होते हैं, जैसे वायरस बहुत छोटा है वैसे ही हार्मोन्स भी बहुत छोटे होते हैं, जो कि इस पे काम कर रहे होते हैं। इस पे जब हमने देखा तो बहुत सूक्ष्म रूप से यह हार्मोन्स हमारे बॉडी को इतने इफेक्ट डाल चुके हैं, जो कि मैं एक के बाद एक चर्चा में जोड़ूंगी। अगर मेरी बात अजय शुक्ला तक जा रही है तो मैं चाहूंगी उनसे पहले बातचीत हो जाए, नहीं तो मैं अपने वाली बात को आगे रखती हुई है कि इसमें मनोरोग का कारण भी चंद्रमा समझ में आया है मुझे। आत्मविश्वास का कारक सूर्य आया है और प्रकृति का कारक बुध आया है, जो आयुर्वेद से जोड़ा है मैंने। तो ऐसा कर सकते हैं कि मनोरोग में हम जानना चाहेंगे आपसे अजय शुक्ला जी कि इसमें क्या ऐसा हो गया है कि लोग अपनी, देखो साइको इम्यूनिटी की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनको कोरोना हुआ नहीं है, वो भी डरे हुए हैं कि हो ना जाए, और जिनको हो चुका है वो डरे ही हुए रहते हैं। एक फोबिया है, एक ऐसा फोबिया है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। लगातार ये हमारे ऊपर दिमाग पे छा गया है। क्या आने वाले समय में मुझे दिखाई देते हैं सारे लोग मनोरोगी हो जाएंगे? आपसे ये जानना चाहूंगी मैं अजय शुक्ला जी। नमस्कार। सादर प्रणाम बहन जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ में हमारे वरिष्ठ गुरुदेव भी जुड़े हुए हैं, और जब इस प्रकार की चर्चा हो और विषय से इतर, एक अच्छी बात है। मैं आपके प्रति श्रद्धा इसलिए भी अंतर्मन से रखता हूं क्योंकि आप विषय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से उठाने का प्रयास करती हैं। कभी भी मैंने देखा कि जो भी कार्य हम साथ में करते हैं तो कभी विशेषज्ञ के प्रति आपकी बहुत गहरी आस्था रहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो एक लंबे समय तक उन्होंने साधना की है और समाज के सामने वो प्रकट नहीं हो पाई है, वो सत्य और तथ्य आए। यही बात परम आदरणीय शेखर जी से भी आप कह रहे थे, और यही बात आप स्वयं से भी कहते हुए और मेरे से मुखातिब हुए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब मनोविज्ञान की बात आती है तो हम लोग भी यहाँ पर उन परिभाषाओं और ग्रंथ को एक तरफ करके आखिर इन सबके मूल में क्या है, जो आपकी हमेशा से खोज रहती है, तो मैं उस खोज के प्रति, उस अनुसंधान के प्रति, उस दिव्य दृष्टि की ओर गतिशीलता के प्रति सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं।
और यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर मैं इस रूप में देना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि शुरुआती दौर में हम लोगों ने अपने जीवन में 20, 21 और 22 को जब हम देखने का प्रयास करें तो शुरू में सभी ने प्रथम वर्ष में बहुत अच्छा लगा मुझे कि देह तक इस दुख को स्वीकार किया, और उसके बाद में धीरे धीरे वो हमारे मन तक चली गई और अब हम आत्मा से इसको स्वीकार कर चुके हैं। और दूसरे देशों में जहां प्रतिबंध थे कई देशों में हटा भी लिए गए और ये कह दिया गया कि भाई इसकी कोई भी उपचार अभी नहीं है, आप तो बिल्कुल सहज होके और तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस दुख के साथ जीना सीख लें। इस बात का समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं, ये किसी राष्ट्र के द्वारा दी गई गाइडलाइन के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक रवैया नहीं है, बल्कि ये बताने का भाव है कि जिस मनुष्य के द्वारा यह चिंतन किया गया होगा कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि अति सूक्ष्म रही होगी, और सूक्ष्म दृष्टि क्या करती है, आपको सत्य को स्वीकार करने की ताकत देती है। अब सत्य क्या है? सत्य ये है कि जो आपने कहा कि आखिर एक इंसान जब अपनी गलतियों को पर्दा डाल देता है, गलतियों पर पर्दा डाल देता है। एक उदाहरण मैं आपको ले रहा हूं कि मान लीजिए कि हम 3 लोग यहां से जाके पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की जेलों में काम करना शुरू कर दे। भारत सरकार हमको एक प्रोजेक्ट दे दे कि आप जेल में जो लोग बंद हैं उनको समझाइए। तो मोटे तौर पर हम क्या समझाने का प्रयास करेंगे? वो ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा जो 3 श्रेणी है, मन वचन कर्म, तो कर्म से कुछ ठीक नहीं हुआ, उसका परिणाम आप यहां पर हो। अब एक सत्य हम उनसे छिपा लेंगे। क्या छिपा लेंगे? कि वो सब लोग जो नकारात्मक और वैसे कर्म करते हैं जिन्हें भी जेल में होना चाहिए, वे वेल प्लान्ड तरीके से करते हैं। ये हम वहां नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बताने का अर्थ है कि आप उस सत्य को प्रस्फुटित कर रहे हैं कि वो लोग अपने अपराधों को करते समय या आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते समय मैनेजमेंट नाम की चीज या चीजों को ढकने के तमाम तरीके वो अख्तियार नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से उन अपराधों के ऊपर पर्दा डाल दिया, वो सब जेल में जाके प्रवचन दे रहे हैं। तो देखिए कितना कंट्रोवर्सी है। यही बात जब निकल के आई और मुझे भी कार्य करने का व्यक्तिगत मौका मिला, तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर्म के कारण, आपकी जो कर्मगत स्थिति है उसके कारण आप जेल में आ गए। अब यहां तो रह के एक फायदा और होने वाला है कि वाणी से भी आपको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, किसी को दुख देने वाले बोलेंगे, फिर आपको सजा मिलेगी। तो आपका 2 काम बड़ा हो गया कि आप यहां आने के बाद अपने कर्म को ठीक कर रहे हैं आजीवन कारावास में, और अपनी वाणी को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक अनुशासन के दायरे में रहना पड़ता है। अब जो तीसरा पक्ष है जिसके लिए मेरा यहाँ पर जेल में आना हुआ, वो है आपका मनोगत पक्ष। और जब मैं उनसे खेल खेल में बात कर रहा था तो सभी लोग रो पड़े और बोले कि हम तो इतने वर्षों से हैं, हमको तो आज खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा हुआ कि हम जेल में आ गए और हम अपने कर्म अर्थात और वाणी पर नियंत्रण व्यवस्था ने कर दिया, मन के पुरुषार्थ से अपने आप को अच्छा बना लेंगे, अर्थात मन में जो विकार है उसको दूर करने के लिए आप हमको उपाय बता दीजिए। अब ये किस लिए संभव हो गया? अगर मुझे भी वहां तरीका आता कि मैं भी इन चीजों को मैनेज कर लेता और तालियां बज जाती, मैं बाहर आ जाता। लेकिन ये सत्य मैं क्यों रख पा रहा हूं? ये डॉक्टर अंजना जी आपकी सोच के कारण इस सत्य में कह पा रहा हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि में हमेशा वो बारीक तथ्य और सत्य होते हैं जिससे समाज के सामने हम उस सत्यता के तहत में जाएं। शरीर के बारे में परम आदरणीय गुरुदेव अपनी बात को रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मन कब बीमार होता है और मन का दुख कैसे इस शरीर पर पड़ता है, ये जब हम अलग अलग देखते हैं ना, तो हमको एहसास होने लगता है कि जब हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो अच्छाई में केवल एक पक्ष नहीं है, अच्छाई से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अच्छा के अलावा हम बेहतर करते हैं, फिर हम थोड़ा सा उत्कृष्टता की ओर आते हैं, फिर हम श्रेष्ठता की ओर आते हैं, और जब हम महानता की ओर आते हैं ना, तो वहां बल प्रयोग होता है। और जब, क्योंकि वातावरण आपका साथ नहीं दे रहा है और आप उस महान स्थिति में अपने आप को स्थापित करने के लिए जितना भी बल प्रयोग कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा, जैसे उदाहरण के लिए कि आज हम ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर हमने सत्य का प्रस्तुतिकरण किया है तो वो हमारी शारीरिक चेतना में, अर्थात जो 7 चक्र हमारे पास में है, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्राब्द, इन 7 से गुजरते हुए हमारे शरीर पर उसका असर पड़ेगा। हमारा मन यहाँ पर विशुद्ध रूप से ताकतवर होगा, लेकिन जो ताकत आप खर्च कर रहे हैं, दिखने में आपकी आत्मा की ताकत है, लेकिन उसका प्रभाव मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर पड़ेगा, और वही धीरे धीरे हमारे 7 चक्र को थोड़ा सा दबाव डालेगा। और हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद में हमें 6 और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे रेस्ट करना पड़े, क्योंकि उस सत्य को एक लंबे समय तक गठरी बांध के अपने मन के किसी कोने में हमने रखा है, हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कि ये बात हम कह पाए। तो ये जो मन का विज्ञान है, ये डायरेक्ट हमारी मदद करता है कि उस सत्य को हम स्वीकार करें, चाहे वह अपराध व्यक्तिगत हो, चाहे वह अपराध पारिवारिक हो,
चाहे वह अपराध सामाजिक हो, चाहे वह अपराध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उन अपराधों में आप स्वयं को कहीं न कहीं हिस्सा बना लेते हैं। और वो अगर हिस्सा बनाते हैं तो उसकी जड़ में अगर आप जाने का प्रयास करेंगे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब मैं अपने बड़ों से बात करता था तो मैं जानने का प्रयास करता था कि इस संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, तो आपके परिवार के 10-20 हजार जो लोग हैं उनके नंबर आपके पास में है क्या? तो पता चला कि 1000-2000 भी नंबर नहीं है, और जिनके बारे में हमने पता लगाया तो इन्हीं आंखों से, इन्हीं मन से, इसी आत्मा से हमने उन्हें भयानक दुखों में पाया, लेकिन हम व्यक्तिगत मदद करने नहीं गए। अब आप बताइए कि अगर कोई बच्चा है आपके परिवार में, अगर कोई स्त्री या पुरुष पात्र है, अगर कोई बुजुर्ग है, तो पारिवारिक श्रृंखला में मानवीय चेतना के ये जो अलग अलग पक्ष हैं, अगर जब ये प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, तो आपकी संवेदनाएं किस स्तर पर वहां तक पहुंच पाई? क्या हम उनको रोटी की व्यवस्था कर पाए? क्या हम कपड़े की व्यवस्था कर पाए? अंत में स्थिति ये भी आई कि वो जो भेष बदल के आपके घर के सामने भिक्षा मांग रहे थे, उसको भी हमने वहां भगा दिया। कारण मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि आखिर एक हर इंसान प्रयास कर रहा है, वो श्रापित क्यों है, वो पीड़ित क्यों है? तो वो जो पारिवारिक दुख था, जिसने वेदना के साथ अपने जीवन को जिया और भिक्षाटन करने के लिए और अनायास होने वाली मृत्यु के लिए बाध्य हो गया, तो वो जो जितनी पीड़ा उसने सही है, तो आपके परिवार के 1 या 2000 या 10,000 लोगों को क्या देगा? वो आशीर्वाद देगा, वो दुआएं देगा? वो इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि हम इसी देह में रहते हुए आंखों से दिख रहा था, हमने आंखें बंद कर ली, क्योंकि हमको लगा कि ये 2 लोग और 4 लोग हमारे जीवन के अंतिम व्यक्ति हैं, इन तक हम कार्य करके अपने इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। और जब इस प्रकार की वैश्विक विपदा आती है, तो इसमें सारा वो व्यक्तिगत से लेके पारिवारिक से लेके सामाजिक अपराध में एक कन्या को जब 10 लोग अपराध करते हैं और अंत में उसको काट के फेंक देते हैं, तो हम ही लोग तो हैं जो चाय भी पी लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं और गुफ्तगू भी कर लेते हैं। ये क्यों कर लेते हैं? हमारे पास में इतनी माने नैतिक होने की जो मुश्किलें हैं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हमारी संवेदनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब बताइए, वो जो सामूहिक अपराध हुआ था और आप आनंद कर रहे थे, तो उस समय किस प्रकार के वाइब्रेशन वहां आ पाएंगे? मैं पुनः अपनी बात को यहाँ पूर्ण करते हुए अल्प विराम देता हूं कि ये बहन जी केवल आपकी सोच और सूक्ष्म बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षण करने की शक्ति के कारण ये संभव हुआ कि ये सत्य का उद्घाटन मैं कर पाया। जी जी, बहुत अच्छी बात की। मतलब बहुत मन नहीं, यहाँ आत्मा भी कहीं ना कहीं आपके साथ लगा कि बोल रही है कि लोगों ने इतना ज्यादा ऐसी बुरी चीजें देख चुके हैं कि इसके बाद भी जिंदा है वाली बात है। और मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बोलने के बाद फिर आपको शेखर जी के पास ले जा रही हूँ। मैंने इसमें हार्मोन्स का जो रोल देखा है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात यह है कि लोगों ने इसे बहुत भुला दिया है। अगर अभी भी सतर्क हो जाएंगे तो आने वाली बीमारी को, मैं ज्योतिष दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अभी भी समझ जाइए। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य हमारा क्या है, एक पीनल ग्लैंड है। पीनल ग्लैंड का काम करती है सूर्य, और हमारा बुध हमारी थायराइड है। देखिए, पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे मेन होती हैं। तो देखिए, जो हमारी जैविक घड़ी है जिसे हमने बिगाड़ चुके हैं, सोने का और जो 2 हार्मोन सिक्रीशन होते हैं उसके बारे में बात करूंगी कि जो हार्मोन्स होते हैं मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, उसको हमने बिगाड़ दिया है। जो दिन में हमारी रिकवरी का होता है रात में सोने के बाद, वो हमने बिगाड़ दिया, सोते ही नहीं है। तो वो भी हमने कहीं अपनी इम्यूनिटी को कमजोर तो कर ही लिया है। उसी के साथ साथ हमने वाणी से कैसे बुद्ध कारक होता है, वाणी हमारे थायराइड ग्लैंड की कारक होती है। जब हम बोलते हैं तो थायराइड ग्लैंड हमारी मेटाबॉलिज्म की होती है, मैंने वो डिस्टर्ब कर दी। अब आते हैं मंगल के लिए। मंगल हमारी थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड कैसे, हमारे जो स्ट्रेस होते हैं वो सारी चीजें, एक बच्चे में ना थाइमस ग्लैंड सबसे ज्यादा होती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो थाइमस ग्लैंड बहुत काम करती है। तो वो जब होती है तो हमारे सब रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, और वह जवानी में कम होती है, जबकि जैसे जैसे बुढ़े होते हैं और कम हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी बिगड़ा है। मंगल अनुशासन है। गुरु जहाँ पर अत्यधिक महत्वाकांक्षा देते हैं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सारे ग्लैंड्स का पावर होती है, वो भी बिगड़ गई। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। अब शनि ग्रह भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के हिस्से में होता है। यह चित्रगुप्त का अकाउंट है। आपने कितने कर्म ऐसे कर डाले हैं कि आपकी ये ग्लैंड डिस्टर्ब हो ही गई है। तो इस तरह से हमने जब देखा
इन सब के बाद भी हमारा राहु जो ग्रह बोलते हैं लोग बाग, वो काफी सेंसिटिव होता है। उसके बढ़ने से हमारी फाइब्रोसिस हो गई है। कैसी फाइब्रोसिस हो गई कि हमको पता ही नहीं कि हमने कितना गलत काम कर डाला है। तो इस तरह से हमने जो क्लाइंट्स हैं उन पे गौर किया, जब हमने देखा कि हमने अपने ग्रह इस तरह भी बिगाड़ डाले हैं, तो हमें लगता है कोरोना तो बहुत छोटी चीज है, हमें तो बड़ी बीमारी होना चाहिए और होने भी वाली है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, मनोचिकित्सक के रूप से मैं बता रही हूँ आपसे, इतने लोग सुसाइड कर लेंगे कि मुझे लगता है कि पृथ्वी का ये भार कैसे कम होगा और कैसे हम लोग देख पाएंगे, ये समझने की बात है। इसके लिए कहना चाहूंगी कि हमें अभी खाने में भी कितना कंट्रोल करना है, जैसा कि अभी शेखर जी ने कहा मुझसे, तो मैं चाहूंगी आप इसमें सिर्फ इतना बताइए आने वाले समय में हमें खाने में क्या लेना है, प्रॉपर आप बताइए। आपने बताया है सलाद लेना चाहिए ये, पर आज का जो विकृत समाज है, विकृत इसलिए कह दिया कि आपने बोला मिट्टी, आज अमेरिका कितने जंगल खरीद के और जैविक खेती कर रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ और वो लोग ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी उनमें एक कमी है, अभी भी हम लोग नहीं समझे हैं। जो अल्ट्रा रेज आ रही है ना, जो माइक्रोवेव है, जो इस तरह के पॉट से जिनमें की ग्रीडिंग होती है, वो रेस भी कहीं ना कहीं बॉडी को प्रभावित कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमको इस तरह इन सब चीजों से कैसे प्रोटेक्शन लेना होगा? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो है आहार जो है सबसे महत्वपूर्ण जीवन में जरूरी चीज है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति कहा गया है। तो आहार शुद्ध कैसे होगा, जब हम उस आहार का जो उत्पादन है, जो खेती हम करते हैं, उसमें जो यूरिया और ये सब दूसरी रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड कीटाणु मारने के लिए करते हैं, तो ये सब गलत तरीके से जो कर रहे हैं, इसमें बदलाव की जरूरत है। दूसरी बात, इसमें जो हमारा जो खाद, जो गोबर से खाद जो बनाने वाली जो प्रक्रिया है, पहले हम लोग करते थे, उसको भूल गए लोग, उसको भी चालू किया जाए। तो खेतों में गोबर खाद डाली जाए, उससे खेत सुधरेंगे। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात यह कि आजकल केवल जो है चावल गेहूं का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। उसमें अपने जो दूसरे जो पदार्थ जैसे मक्का है, ज्वार है और बाजरा है, रागी है, ऐसे पदार्थ, चना है, ये सब चीजें लोग भूल गए खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अलसी को भुला दिया, आपकी यहाँ बात अलसी को भुला दिया। तिल का तेल इतना महत्वपूर्ण है, तिल का तेल राजा है, सब तेलों का राजा है तिल, उसको कितना भुलाया है। आज हमारे पास बोलते हैं कि ये तेल है, वो तेल है, आज आप खाइए ये, इससे आपको हार्ट नहीं होगा। एक भी कोई कंपनी नहीं कहती कि तिल का तेल खा लीजिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस चीज की। मुझे भी बड़ा लगता है कि अलसी नहीं खाने देते, जो कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है, ओमेगा फैटी एसिड होता है। तो हमारे यहाँ का जो खाना है, जो पुराना खाना था, उसको हम कैसे लाएं कि लोग इस चीज को समझे। कोई ब्रांड कंपनियां नहीं आती इसमें, सिर्फ ये हो रहा है कि और प्यूरिफाइड कर रहे हैं। जो कहते थे ना, जो पहले कोलू की बेल में जो निकलता था तेल, वो तेल कहाँ गया, उस तेल का खाना कहाँ गया। आज बोलते हैं हार्ट डिजीज नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी, ये खाइए वो खाइए। अरे भाई, आप जो पहले खा रहे होते थे आयुर्वेदिक में, वो तो नहीं खा पा रहे हैं ना। तो आप जैसे लोग जो कि मुझे लगता है मेरे साथ जुड़े हैं, कृपया करके आप सबसे पहले जब भी आप रोगी आए तो ये चीज को सबसे पहले रखिए कि आप अपना देसी खाना चालू करिए, है ना। देसी खाना मतलब जरूरी है, बिल्कुल इसके बारे में करिए, क्योंकि कोई सरकार, कोई नहीं देखता है कि कौन सी यूरिया उपयोग कर रहा है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है। आज हमारा भरण पोषण करने वाला देश इतनी बीमारी लेके बैठ गया है, मतलब क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। कोई सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। आज हमारे यहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए, जबकि हमारे यहाँ की जलवायु इसके लिए है ही नहीं है। तो आज इतने पीपल के पेड़ क्यों नहीं लगाए गए, उखाड़ के फेंक दिए गए। मैं जहाँ रहती थी वहां की बात बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रही है इस चीज को लेके। वहां इतना अच्छा वहां पार्क बना दिया, सारे पेड़ उखाड़ के। अरे कौन सा पार्क बना, अरे जब पेड़ ही उखड़ गए तो पार्क का क्या होगा कि वहां आके लड़के लड़कियां बैठ के एंजॉय करें। भाई ये सब चीजें बहुत विकृत हो चुकी हैं, इसका पनिशमेंट कोरोना ही हो गया है। तो आपसे मैं द्विवेदी जी आखिरी में यही कहूंगी
कि आप इसके लिए सच में सात्विक बताइए, तभी हम लोग का कल्याण होगा। हाँ, सात्विक भोजन लोग लें। सात्विक भोजन से अपने भगवत गीता में रस्या स्निग्धा स्थिरा, इस तरह से भोजन जो है, ड्राई फ्रूट्स हैं, गाय का घी है, गाय का दूध है, इनका सेवन किया जाए तो इससे बचाव होगा। जी जी। मैं अजय भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने आने का कष्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा प्रणाम। यह प्रोग्राम बिना अधूरा था, आपने आत्मा ही हिला दी है। अगर आपको कुछ और कहना है तो कह दीजिए, फिर बंद करती हूँ। बहुत अच्छी बात हमारे परम आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा और आपने भी कहा। मैं दोनों ही महानुभावों का समर्थन करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पैराडॉक्स है, जो जीवन का विरोधाभास है, उसको हमें ठीक करना होगा। सात्विकता के प्रति हमें आस्था रखनी होगी। और जहां तक बात कंपनियों और सरकार की है, तो ये हम सबको पता है कि जिस इंसान ने यूरिया की खोज की थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था। और जब उनको पता चल गया कि यूरिया से उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उससे कैंसर हुआ, तो उन्होंने अपना नोबेल प्राइज वापस कर दिया। अब इस सत्य का संज्ञान कोई भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास केवल आक्रोश और विरोध के अलावा कोई जो अवशेष है वो नहीं बच पाता है। तो कुल मिला के ये समग्र दृष्टि से हम कहें तो हमारी व्यक्तिगत जीवन की प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और शासकीय स्तर पर हमें देखना होगा कि व्यक्तिवाद और वस्तुवाद से धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालें। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद भी इसके बहुत बड़े कारण हैं। और जैसे ही जीवन भौतिकवाद और उसके विस्तारवाद में आ जाता है, तो मानव जीवन के लिए खतरा अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हालांकि ये सब बातें साथ साथ चलती हैं, तो कहीं ना कहीं सात्विकता के परिवेश को समग्र दृष्टि से, चाहे वह भौतिक, अभौतिक और पराभौतिक के रूप में हम तुलनात्मक अध्ययन करके स्वीकार करें, हमें करना ही होगा। यही हमारे संपूर्ण अस्तित्व को बचाने में मददगार साबित हो सकेगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।